अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। रबी प्याज के अधिक उत्पादन देने वाले किस्में और नर्सरी तैयारी। अच्छे उत्पादन हेतु रबी मक्का की वैज्ञानिक बुआई विधि पर जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं प्याज की बाजार मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और आप चाहें तो इस मौसम में प्याज की खेती कर इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस फसल से आप अच्छा लाभ तभी ले पाएंगे जबकि आप इसका स्वस्थ बिचड़ा तैयार कर इसकी रोपाई वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। तो किसान भाइयों, प्याज का बिचड़ा तैयार कर इसकी रोपाई आप किस तरह से करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के पूर्व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुखदेव राय। तो मिट्टी की तैयारी और ये तो जैसे करते हैं रबी मौसम में उसी तरह से करें। बीज दर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बीज, और बीज दर बता देने से ही नहीं होगा किसान बंधु। खास करके प्याज के लिए बीज स्थली का निर्माण, बीज स्थली का देख रेख बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम आपका मिट्टी का निरीक्षण करना होगा। आज जिसको में मिट्टी उर्वरा पूर्ण होना चाहिए, नहीं तो उसमें जो सब्जी में खास करके पौधशाला के लिए सड़ा हुआ गोबर का खाद के अलावा कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। और 1 हेक्टेयर खेत के लिए आपको 1 मीटर बाई 3 मीटर लंबा चौड़ा किया एक क्यारी, उस तरह से 80 से 100 क्यारियों की आवश्यकता होती है। इस तरह की 80 से 100 क्यारियां आपको बनाना है, जिसको में काउ डंग कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 किलो डंग कंपोस्ट मिला के अच्छी तरह से क्यारी को तैयारी करके समय आपको अभी बिजड़ा गिराने की अनुशंसा की जाती है। बीज डालने के पहले बीज को आप रोग से मुक्त करने के लिए आप डाइथेनियम 45 या और कोई भी जो है कार्बाडेंजम या ये सब से बीज उपचारित करके बोएं। बुआई के बाद में उसको अच्छा तरह से जर्मिनेशन के लिए, अच्छा तरह से अंकुरण के लिए आप पुआल बैगरा से 2-3-4 दिनों तक ढांक देते हैं। करीब करीब 10 से 15 दिन में अच्छा तरह अंकुरण आ जाता है। परंतु किसान बंधु को बातों भर करना नर्सरी में जैसे ही देखें कि 1-2 बीज आपका प्रस्फुटित हो रहा है, अंकुरण दे रहा है, तो खरपतवार को हटा दीजिएगा। क्योंकि ज्यादा अंकुरण कर जाने के, बढ़ जाने के, सीडलिंग के बढ़ जाने के बाद में सीडलिंग जब हटाइएगा पुआल को तो आपको उसके साथ में यह होगा। इसे पौधशाला का व्यवस्था बहुत अच्छे तरीका से सावधानी पूर्वक करें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको जीवित पौधे आपको ट्रांसप्लांटेशन के लिए, आपको रोपाई के लिए उपलब्ध हो। जब पौधा 4 से 5 सेंटीमीटर का हो जाए तब पौधे पर डायधेम M45 का छिड़काव कर दे, ताकि पौधे सड़ने से, गलने से बच जाएं। उन्नतशील किस्मों की बात है तो बिहार के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं।
जिसमें दिलेपन सबसे उपयुक्त मानी गई है। और 6 से 8 सप्ताह के बाद में किसान बंधु नर्सरी में एक पट में जब आपको रोपाई के हो तो रोपाई के 1 सप्ताह पहले पौधशाला में सिंचाई कर दें। मिट्टी हल्की सूख जाए तब पौधशाला से बिजड़ा को निकालें, जिसको में कि बिजड़ा आपको टूटेगा नहीं, पूरा जड़ के साथ आएगा। कहा कि पूरा जड़े रहेंगी तो आपको पौधे लगने में आसानी होगी। तो इस तरह से कीड़े मकोड़े का प्रभाव के साथ साथ सर्च क्रिया खाद पानी का हिसाब कर करके आप अच्छा से अच्छा बिजड़ा तैयारी करके फसल उत्पादन। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे साथ। अच्छे उत्पादन हेतु रबी मक्का की वैज्ञानिक बुआई विधि पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की पर्याप्त व्यवस्था है वो रबी मौसम में मक्का की बुआई करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। बस जरूरत है कि इसकी बुआई वैज्ञानिक प्रबंधों को ध्यान में रखकर की जाए। तो किसान भाइयों, कौन कौन से हैं ये प्रबंधन कार्य, आइए जानते हैं कृषि विभाग जिला कटिहार के कृषि समन्वयक हरि किशोर मंडल से। परिवर्तन के हिसाब से पहले जो हम लोग खेती करते थे तो 15 अक्टूबर के बाद इसकी बुआई कर देते थे और अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता था। लेकिन वायुमंडल परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है, 2-3 साल से देखा जा रहा है कि जहाँ अगर पूर्व में हम इसकी मक्के की बुआई करते हैं तो जो हमको उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन नहीं होता है और 25 से 50% तक अगर अधिक पर्याप्त मात्रा में ठंडी पड़ जाती है तो जो भुट्टा होता है वह भोड़ा हो जाता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में दाना नहीं बनता है। इसलिए किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए ज़मीन को एक मिट्टी पलटने वाले हल से करें और 2-3 जुताई आप देसी हल से इसकी जुताई करें। जुताई से 15 से 20 दिन पूर्व खेतों में 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट का खेतों में छिड़काव करके अंतिम जुताई के समय अच्छी तरह खेतों में मिला दें। किसान भाइयों, इसमें जो उर्वरक की मात्रा की आवश्यकता होती है 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 केजी फास्फोरस एवं 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेतों में अच्छी तरह से छिड़क कर मिला दें और एकदम ज़मीन को समतल कर लें। इसमें प्रभेदों का जो चयन करना है, इसमें जो क्वालिटी प्रोटीन के नाम से मशहूर है शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4, इन सब किस्मों का चयन निश्चित रूप से करें। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर के लिए 20 केजी बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद निश्चित रूप से आप बीज का उपचार करें। 2 ग्राम बेविस्टिन से प्रति किलो के दर से इसको उपचारित कर लें। और इसके बाद आप जो पौधे से पौधे की दूरी होती है 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए इसके एक बीज के को खेतों में लगाएं। किसान भाइयों, इसमें देखा जाता है कि कटवा पिल्लू के द्वारा छोटे छोटे जब आपका 7-8 सेंटीमीटर का पौधा होता है उस समय काट देता है। तो बुआई के पूर्व ही 25 केजी बालू या राख में क्लोरपोरिफास
3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय अगर मिला देते हैं तो जितने भी मिट्टी जनित कीड़े हैं वह आपको आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। खरपतवार आप सभी जानते हैं कि खरपतवार हमारे उत्पादन में को काफी कम कर देता है। इससे खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप एट्राजीन 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से 72 घंटे पूर्व निश्चित रूप से आप मिट्टी में इसका छिड़काव कर दें, जिससे खेतों में खरपतवार कम हो जाती है। 20 से 25 दिन के बाद एक कुड़ाई कर दें और उस समय जो आधी मात्रा यूरिया की बची हुई है उस समय खेतों में छिड़क कर मिट्टी में मिला दें। किसान भाइयों, इन सब छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देकर हम मक्के की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से 70 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से रब्बी मक्का का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। सोयाबीन की फसल में समेकित रोग नियंत्रण पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे झारखंड प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी सोयाबीन की खेती का रकबा बढ़ रहा है और किसान भाई इसकी खेती जो किए हुए हैं उनकी फसल इस समय फली बनने की अवस्था पर है। इसमें कुछ रोगों और कीटों का प्रकोप हो रहा है। तो किसान भाइयों, आप इस फसल में रोग और कीटों का नियंत्रण कैसे करेंगे, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार वर्णवाल से। किसान भाई, सोयाबीन में कई रोग लगते हैं, परंतु झारखंड में खास करके और बिहार में मुख्य रूप से जीवाणु अंगमारी रोग और दूसरा सोयाबीन मोजेक, ये दो बीमारी खास करके बहुत ज़्यादा लगता है। जीवाणु अंगमारी रोग जो है, जब पौधा लगभग 40-50 दिन का हो जाता है तब वो बीमारी का लक्षण दिखाई पड़ता है और जैसे जैसे पौधा बढ़ते जाता है और फल आने की अवस्था तक बीमारी तेजी से आती रहती है। इस बीमारी का लक्षण शुरू में पत्ती में दिखाई पड़ता है, जो खास करके छोटा धब्बा होता है भूरा भूरा रंग का। ऐसा देखा जाता है कि कई धब्बे आपस में मिल करके बड़े धब्बे बना देते हैं, जिसके कारण से पत्ती का पूरा हरा भाग खत्म हो जाता है और इस तरह से पत्ती पूरा जैसे लगता है मानो केवल जाली उसमें हो। और कभी कभी ऐसा भी दिखा जाता है कि पत्ती पूरा पीला, बीमारी के कारण से पीला पड़ने लगता है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होने लगती है पौधा में, जिसके परिणाम स्वरूप उपज में भारी कमी आ जाती है। जीवाणु अंगमारी रोग को रोकने के लिए हम लोग स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 मिलीग्राम, बेबिस्टिन 500 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके 8 से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करने पर यह बीमारी को 100% रोका जा सकता है। सोयाबीन मोजेक वास्तव में यह विषाणु के द्वारा होता है। ऐसा देखा गया है कीट यहाँ वेक्टर का काम करता है, जो बीमारी को एक जगह दूसरे फैलाता है और बीमारी तेजी से बढ़ती है। तो जो हमारा सोयाबीन मोजेक बीमारी है, इसका लक्षण पत्ती पे ही दिखाई पड़ता है। खास करके ऐसा देखा जाता है पत्ती में वो कुबड़ा जैसा होता है और इसमें वेन ऑफ वेनलेट्स ये कह सकते हैं, जो भी इसमें सीरा होती है वो सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इस रोग को रोकने के लिए हम लोग किसान भाई हम लोग बताना चाहते हैं, हम लोग ये सलाह देते हैं किसान को कि आप उसी समय तुरंत जो ही रोग का लक्षण दिखाई पड़े, रोगग्रस्त पत्तों को या पौधों को तोड़ ले और तोड़कर उसके एक कोना में लेकर जला दे। दूसरा उपाय, जो ही रोग का लक्षण दिखाई पड़े तुरंत खेत में मोनोक्रोटोफॉस या डायमेथोएट दोनों में से कोई एक दवा 1 लीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस रोग को आसानी से हम लोग रोक सकते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल को हानि पहुंचाने वाला कीट है सेमी लूपर इल्ली। यह इल्ली फसल की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों के हरे भाग को खुरच कर खाती है और जहां इस कीट का प्रकोप होता है वहां की फसल की पत्तियों में सिराएं ही दिखाई देती हैं
कीट ग्रसित भागों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए और जैविक नियंत्रण में नीम युक्त कीटनाशक दवा की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में ही छिड़काव करें और यदि कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तभी रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें, जिसमें पत्ती खाने वाली सेमी लूपर इल्ली कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु आप क्यूनोल फॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इन कीटों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से किसान भाई आप दवा का छिड़काव समय पर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उपज ज्यादा मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला देवघर के ओम प्रकाश सिंह ने। आपने बीज खरीदते समय सावधानियों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, उन्नत बीज खरीदते समय अपन को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जग जाहिर है कि उत्तम, उन्नत तथा गुणवत्ता युक्त बीज के उपयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, जिससे प्रति इकाई उत्पादन और आय भी बढ़ती है। उत्तम बीज के उपयोग से नवीनतम तकनीकी खाद, उर्वरक, सिंचाई, फसल संरक्षण आदि के साथ श्रम संसाधनों का समुचित उपयोग होता है, अर्थात किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिलता है। जबकि खराब यानी निम्न गुणवत्ता युक्त बीजों के उपयोग से संसाधनों की लागत का सही समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। ये हकीकत है कि सामान्य श्रेणी या ठीक ठाक बीज की बुवाई करके फसल से अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता, चाहे फसल में कितनी सिंचाई की जाए, कितना खाद पानी दिया जाए या फसल संरक्षण के उपाय किए जाए। अच्छा फसल उत्पादन या अच्छी फसल तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कि उस जलवायु विशेष के लिए फसल की उन्नत किस्मों की गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग नहीं किया जाए। किसान भाइयों, उन्नत बीजों, स्थानीय या देशी बीज जो भी काश्तकार खरीदता है, चाहे वो दुकानदार से खरीदे या कहीं और से खरीदे, लेकिन उन्नत किस्म का जो बीज है वो सबसे बढ़िया जो मिलता है वो मिलता है सरकारी संस्थान से। उन्नत बीजों में ये गुण होते हैं कि उन्नत बीज हमेशा 15 से 20% अधिक उत्पादन देते हैं। उन्नत बीज आनुवंशिक दृष्टि से शुद्ध व समान जातीय गुण वाले होते हैं और उन्नत बीज भौतिक रूप से शुद्ध होते हैं, अर्थात उसमें किसी दूसरी फसल, खरपतवार आदि के बीज नहीं होते हैं। उन्नत बीजों की अंकुरण क्षमता अधिक होती है। उन्नत बीज रंग, रूप तथा उत्तम ओज का होता है। उन्नत बीज हमेशा कीट एवं बीमारियों से मुक्त होता है, इसलिए बीज का चुनाव करते समय प्रमाणित बीज ही काम में लें। उन्नत बीज हमेशा किसी मान्यता प्राप्त बीज उत्पादन संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से ही खरीदे। पहले किसान अपने खेत फसल के पकने पर उसे काटता है। गाय से पहले जो अच्छा बीज लगता है उस बीज को बुआई के लिए रख लेता था। गेहूं में बड़े दाने वाली बड़े आकार की बालियां जो किसान को अच्छी लगती थी कि वास्तव में वो दाने बड़े हैं, उनको अलग कर देता था और अगली सीजन में बुआई के लिए रखता था। बीज अच्छा होता था, भूमि उपजाऊ थी, मौसम अनुकूल था, उत्पादन भी बढ़िया होता था। परंतु आज की परिस्थितियाँ विपरीत है। भूमि उपजाऊ है नहीं, पानी है नहीं, मौसम अनुकूल नहीं है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अधिक उत्पादन के लिए फसल विशेष की विशेष जलवायु के लिए उन्नत नवीनतम बीज ही उत्पादन देने में सक्षम है। फसल का चुनाव हो जाता है तो उस फसल का कम समय, कम पानी में पकने वाली नवीनतम किस्म का चुनाव करना आसान हो जाता है और उस नवीनतम किस्म को बुआई से महीने भर पहले किसी कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय आदि सरकारी संस्थान से खरीद कर रख लेना चाहिए। किसान भाइयों, उन्नत बीज प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय स्रोत सरकारी संस्थान है, लेकिन जब यहाँ बीज नहीं मिले तो गांव या शहर की जो दुकान है वहाँ से हम बीज खरीदते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है विश्वास की, और विश्वास वाले स्थान से जहाँ से अपन बीज खरीदते हैं तो अगर विश्वसनीय है तो वो बीज है जो अपन को अच्छा उत्पादन देने में सक्षम होता है। इन खाद बीज की दुकानों पर आमतौर पर बीज की व्यवस्था पूर्व में नहीं होती है, लेकिन जैसे ही सीजन आती है
तो बीज की बाढ़ सी आ जाती है। उस समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी किस्म का चुनाव करना है, उस किस्म की ही मांग हमें दुकानदार से करनी चाहिए, ताकि उसको लगे कि किसान उस किस्म के बारे में जानकार हैं, ताकि वो आपको है जो सही बीज देगा। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि कौन सा बीज खरीद रहे हैं, संकर है या संकुल है। फसलों का संकर बीज प्रति वर्ष तथा फसलों का संकुल बीज वर्ष में एक बार खरीदना पड़ता है। बीज खरीदते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि बीज की थैली या बीज का जो कट्टा है कहीं से कटा पटा नहीं है, कहीं से सिलाई तो नहीं टूटी हुई है, टैग लगा हुआ है या नहीं है, लेबल लगा है या उस लगा है या नहीं है, उस लेबल पर ध्यान से देखें कि फसल का नाम, किस्म का नाम, अंकुरण प्रतिशत क्या है, अंकुरण क्षमता क्या है, बीज हाइब्रिड है या संकुल है, बीज उत्पादन की तिथि क्या है तथा काम में लेने की अवधि क्या है। इसके साथ ही किसान भाई जब बीज खरीदे तो बीज का बिल लेना नहीं भूले तथा बीज खरीदे। इस प्रकार किसान भाई अच्छी क्वालिटी का उन्नत किस्म का बीज खरीदकर प्रति इकाई उत्पादन बढ़ा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चने के अधिक उत्पादन देने वाले किस्में और बुआई तकनीक, असिंचित अवस्था में कैसे करें गेहूं की सफल खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।